हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप 35 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। दुर्व्यवहार में दुह, वि, अव ये तीनों उपसर्ग है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग असंगत है। क्वेश्चन में असंगत पूछा है। ऑप्शन है अति, अतिशय, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्यधिक। अधि का होगा अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म, अधिकार। अनुपसर्ग से बने शब्द है अनुज, अनुशीलन, अनुश्रुति, अन्वय। आप उपसर्ग से बने शब्द है अपकार, अपकर्ष, आप, व्यवहार या और अभिमुख। क्वेश्चन में असंगत पूछा है तो यहाँ ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, जबकि ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है। अभिमुख में अभि उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? अभिधनमुख, अभिधनमुख होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग असंगत है। क्वेश्चन में असंगत पूछा है। उत, उत्कंठा, उद्गम, उत्कृष्ट। वि उपसर्ग से बना शब्द है विज्ञान, विदेशी, वियोग। सम उपसर्ग से बने शब्द हैं संगम, संस्कार, संकल्प। शु उपसर्ग से बने शब्द हैं सुशासन, स्वीकृत, समास। क्वेश्चन में असंगत पूछा है तो ऑप्शन ए भी सही है, वी भी सही है, सी भी सही है, जबकि ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, असंगत है। समास में सम क्या होगा? सम, धन, मास। ये इसका उपसर्ग का जो विच्छेद है होगा। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर सम में, समास में सम उपसर्ग लगा है और बाकी ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन डी ही यहाँ पर असंगत है। प्रश्न नंबर 4 है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका विच्छेद करेंगे तो सम धन, सम धन योग। क्या होगा? समधन योग। प्रश्न नंबर 5 है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बैठक शब्द में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्दों के पीछे लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो बैठक में अक प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? अक प्रत्यय होगा। इसको विच्छेद जो है वो बै धन, बैठ धन अक होगा। क्या होगा? बैठ धन अक बराबर बैठक। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। यहाँ पर नगरी जो शब्द है वो ई प्रत्यय से बना नहीं है। बाकी मंडली, टोकरी, नाली ये तीनों जो शब्द है वो ई प्रत्यय से बने शब्द हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका विच्छेद होगा भूल धन, भूल धन अक्कड़। क्या होगा? भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़, यानी अक्कड़ प्रत्यय लगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार। क्या होता है? संयोग। दूसरा होता है वियोग। क्या होता है? वियोग। तो इसको कहेंगे संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ऑप्शन सी सही होगा। रति जो है वो श्रृंगार, किसका? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है।
उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है, किसका? वीर रस का। शोक जो है करुण, क्या? करुण रस का स्थायी भाव है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का जो अर्थ है वो साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार है। क्वेश्चन में शब्दालंकार पूछा है। यहाँ पर शब्दालंकार यमक अलंकार है। शब्दालंकार में अनुप्रास हो जाएगा, अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्या होगा? श्लेष, श्लेष, ये तीनों शब्दालंकार हैं। बाकी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार हैं। क्या है? अर्थालंकार हैं। क्या है? अर्थालंकार हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मुदित मनोहर मानस देखा। पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर म जो वर्ण की है वो बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 13 है, कुंडलियाँ छंद कितने चरण होते? कुंडलियाँ जो छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियाँ छंद में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? इसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। छंद सूत्र जो है छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। 11 जो हैं सोरठा के पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा के पहले और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और चौपाई पूछा है तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, सोरठा। प्रश्न नंबर 17 है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जैसी जी की रचना है। जैसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? सांध्य गीत जो है वो महादेवी वर्मा की कृति है। बाकी साकेत की बात करें तो ये हो गई मैथिली शरण गुप्त की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? क्वेश्चन में असंगत पूछा है। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो लहर, झरना, कमायनी, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो चितंबरा, युगवाणी, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भारत भारती, यशोधरा और जयद्रथवध हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तुलसीदास, जूही की कली, अनामिका, यामा। क्वेश्चन में असंगत पूछा है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत होगा। ये जो यामा है वो महादेवी वर्मा की, किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी ऑप्शन सही है, और जैसे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है, यानी ऑप्शन डी सही होगा।
प्रश्न नंबर 21 है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द ऑप्शन सी होगा सुंदर। सुंदर यहाँ पर विशेषण शब्द है। जाना क्रिया हो गई यहाँ पर। प्रश्न नंबर 23 है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, गुणवाचक। प्रश्न नंबर 24 है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य कर्ता के, कर्म के, भाव के या उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। कर्ता जो है वो वाच्य जो है वो कर्ता के, कर्म के और भाव के अनुसार बनता है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 26 है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट शब्द जो है वो तत्सम कोटि का है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 27 है, अजायब घर है। अजायब घर कैसा शब्द है? अजायब घर एक संकर शब्द है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अजायब घर यहाँ पर दो भाषाओं से मिला हुआ शब्द है। प्रश्न नंबर 28 है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास असंगत है? क्वेश्चन में समास पूछा है और असंगत पूछा है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बहुव्रीहि समास पतझड़, निर्जय, निर्दय, मृत्युंजय, कुसुमाकर। द्वंद्व समास में माता पिता, भला बुरा, उत्तर दक्षिण, हानि लाभ। कर्मधारय समास पीताम्बर, गुरुदेव, प्रिय सखा, सद्भावना। अव्यय भाव समास में प्रत्यंग, यथासंभव, प्रतिदिन और त्रिभुवन। असंगत पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन डी असंगत होगा, क्योंकि त्रिभुवन जो है वो मतलब 3 भवन। इसका जो यहाँ जो होगा वो द्विगु होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है। बाकी ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है। प्रश्न नंबर 30 है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर संख्या का प्रयोग हो रहा है। द्विगु समास में प्रथम जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द असंगत है? क्वेश्चन में असंगत पूछा है। आवर्तक का विवर्तक, अल्पक का बहुज्ञ या सर्वज्ञ, अधिकृत का अनधिकृत, अतिवृष्ट का अंबर। यहाँ जो इसका असंगत होगा ऑप्शन डी होगा। अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द है वो अनावृष्टि होगा। क्या होगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि होगा। अंबर का होगा अवनि। अवनि, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ संगत है। बाकी ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है। प्रश्न नंबर 32 है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सदाचार का दुराचारी, सम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि व्यष्टि। इसका जो सही नहीं है ऑप्शन ए नहीं, ए जो है वो सही नहीं है। बाकी ऑप्शन सम विषम भी सही है, समर्थक का विरोधी ये भी सही, समष्टि का व्यष्टि ये भी सही है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है। इसके जो ऑप्शन है, पृथ्वी का वसुंधरा, अवनि, भू, धरणी, वसुधा, जंगल का अरण्य, कानन, विपिन, कांतार, कमल का ताम्रस, सरोज, अरविंद, उत्पल, राजीव, आकाश का नभ, व्योम, अनंत, दिव, सारंग।
इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा और सारंग जो शब्द है वो किसका, हिरन। हिरन, हिरन का जो पर्यायवाची शब्द है वो सारंग है। हिरन का एक पर्यायवाची शब्द सबसे इंपॉर्टेंट शार्दुल, क्या, शार्दुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है। शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है, हिरन का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ बाकी ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, बाकी ऑप्शन डी ही गलत था, यानी ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो सब कुछ जानते हो सर्वज्ञ, जानने की इच्छा जिज्ञासु, जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए अनपढ़। ये तो गलत है। जहाँ जाना कठिन हो वहाँ उसके लिए एक शब्द होगा दुर्गम। अनपढ़ के लिए अनपढ़, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा अनपढ़, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।